बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को उर्दू में रगड़ कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि दीवार के साथ अगर हम लग दें तो रगड़ लग जाती है, खराशें आ जाती हैं, जिसे हम फ्रिक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। ये वो फोर्स होती है, यानी कि फ्रिक्शन भी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन में रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। बॉडी जिधर मूव कर रहा होता है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है। ये एक अपोजिंग फोर्स है, मुज़ाहमती फोर्स है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। हरकत करने वाले अजसाम की मोशन में जो मुज़ाहमत पैदा करने वाली फ़ोर्स होती है, इसे फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब किसी बॉडी को पुश किया जाए या पुल किया जाए, यानी कि जब बॉडी मूव करेगा तो फिर फ्रिक्शन जो होती है वो आ जाती है, मतलब कि वो दोनों सरफेसेस के दरम्यान में फ्रिक्शन है पैदा हो जाएगी। इन द केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स। ये फ्रिक्शन के फैक्टर्स हैं कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसमें एक आ जाती है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। नेचर का मतलब होता है कि सरफेस जितनी ज़्यादा रफ़ होगी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी, याद रखें। यानी कि अगर सरफेस प्लेन है तो फ्रिक्शन कम होगी, और सरफेस अगर रफ़ है तो खुरदरी है तो इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। सरफेसिंग कॉन्टैक्ट एंड प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम, और दो सतहों को मिलाने वाली, दबाने वाली फ़ोर्स, इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिस्म का वज़न है, किसी बॉडी का वज़न जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रेसिंग फ़ोर्स जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्मूथ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट शोज़ द गैप्स and contacts between them. The contact points between the two surfaces forms a sort of cold welds. These cold welds resist the surface from the sliding over each other. क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है। तो कहता है कि कोई भी सरफेस होती है वो 100% जो है वो प्लेन नहीं होती। अब अगर ये सरफेस को देखा जाए तो ये मैग्नीफाइड व्यू है, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया है। तो कहता है कि ये दो सरफेसेस के दरमियान में ये जो दो सरफेसेस हैं ना, इनका ये व्यू है कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, यानी कि इनके अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत ये सरफेस जो है रफ़ ज़रूर होती है। इवन कि अगर आप ग्लास को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इसकी भी सरफेस आपको बिल्कुल प्लेन नहीं नज़र आएगी। शीशा जो होता है हमें वैसे देखने में बिल्कुल प्लेन नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन ही होगा। इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो रफ़ ज़रूर होगा। तो ये जब रफ़ आते हैं ना, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना दोनों सरफेसेस के, जिस तरह से यहाँ पर देख लें ये, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं ये कोल्ड वेल्ड्स हैं। और इन कोल्ड वेल्ड्स की वजह से क्या होता है कि एक सरफेस दूसरी सरफेस को एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो स्लाइड करने से रोकती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्रिक्शन पैदा हो गई है। तो यहाँ तक ये पॉइंट है। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएंगे। फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होती है कि जितनी फ़ोर्स बॉडी पे लगा के उसको मूव किया जाए। मसलन एक टेबल है, रेस्ट में है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करना शुरू करते हैं, तो वो फोर्स जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं वो टेबल और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन के इक्वल है। इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन को एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। इट डज़ नॉट इंक्रीज़ बियॉन्ड दिस। फ्रिक्शन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार होती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी है। और ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये प्रेसिंग फोर्स है, यानी कि वेट के इक्वली होती है। तो ये वेट के ऊपर डिपेंड करती है। बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, आगे द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड द नॉर्मल रिएक्शन R इज़ कांस्टेंट। ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना Fs, और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के दरमियान में एक रेशो होती है। इस रेशो को कांस्टेंट कहते हैं। इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसे इस साइंस से ज़ाहिर किया जाता है जैसे हम अपनी आम ज़बान में प्रीफिक्सेस फॉर्म के अंदर इसको हम माइक्रो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको म्यू पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ से। द रेशो between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is constant. This constant is called coefficient of friction and is represented by mu equal to Fs over R. R जो डिवाइड कर रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो यह जगह म्यू आर इक्वल एफ एस हो जाएगा। और ये जो R होता है ना नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि R इक्वल होता है W के। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, तो वेट की वैल्यू होती है mg, इसलिए R की वैल्यू आ जाएगी mg। अब ये वाली वैल्यू को हम R की जगह पर पुट करेंगे तो एफ एस ये वाला आ गया, म्यू साथ में ये आ गया और R की जगह पे mg आ गया, तो ये फ्रिक्शन का फार्मूला बन गया एफ एस इक्वल टू म्यू mg। फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ये जो हम ज़मीन पे चलते हैं ना फ्रिक्शन की वजह से, इट इज़ रिस्की टू रन ऑन द वेट फ्लोर विद द शूज़ दैट हैव द स्मूथ सोल्स। अगर हमारे पाँव के जूते जो होते हैं, जूतों के जो तले होते हैं, अगर वो स्मूथ होंगे ना, प्लेन होंगे, तो गीले फर्श पे चलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा। और अक्सर हमने देखा है कि अगर हम गीले फर्श पे चलें तो अक्सर पाँव फिसल जाता है। पाँव फिसलने की वजह ये होती है कि ज़मीन और पाँव के दरमियान में फ्रिक्शन कम है। जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतने ही फिसलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जितनी सरफेस रफ़ होगी, फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे फ्रिक्शन ज़्यादा होती जाएगी चलने में आसानी रहेगी।